गुड मॉर्निंग बेटा। सो आपां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है जोड़ा वो किया हुण है इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ कि जोड़ा लॉ है सानू कित्थे जोड़ा है वो हेल्प करता है। फस्ट है बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है जोड़ा ये लॉ ऑफ कंजम्पशन का बेसिस है। तीन लॉ ने कंजम्पशन के, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड ते कंसैप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। लॉ ऑफ डिमांड आप कर चुके हैं। इक्वल मार्जिन यूटिलिटी का लॉ आप अगले नैक्सट इस तो उही आ उदों कर लाँगे। कंज्यूमर सरप्लस मैं थोड़ा दस दी कि थोड़ा हजे ठहर के आना उस चैप्टर बारे। सरप्लस होंदा है बचत। देखो मान लो मैं अपनी पॉकेट के 1000 रुपये पा के लैके मार्केट च गई, ठीक है भी मैं 1000 रुपये का कोई बैग खरीदना है, ठीक है मैनू बैग मिल जाता 600 रुपये का। मैं कितना पे करने को तैयार सी 1000, मिलया किन्ने का 600 का। 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 इज कंज्यूमर्स सरप्लस। द अमाउंट विच आई want to pay minus amount that I actually does pay is called consumer surplus, ठीक है। सो जदों इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये ना बेटा हम सारा यही एक्सप्लेन किया हुआ। इक्को ही मार्जिन यूटिलिटी भी चलो मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ, फिर ये तुहानूं पढ़ना आसान हो जाऊगा। इक्को ही का मतलब होंदा है इक्वल, ठीक है। ये मैं चल के देखो नॉर्मली की होंदा है आपां एक चीज़ नहीं जिंदगी खरीदते, ठीक है। एक तो ज़्यादा चीज़ों के उत्ते अपना खर्चा होंदा है ना, किन्नी चीज़ आप रोज़ाना जिंदगी के वरतते हैं। आप इत्थे फॉर कन्वीनियंस दो चीज़ां लैके चलते हैं कि मैं अपनी जी चीज़ है इनकम है वो दो कमोडिटीज़ के खर्च करते हैं। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी की कहता है कि मैं अपनी इनकम नूं दोनों गुड्स के उत्ते इस तरीके दे नाल खर्च करूँगी कि लास्ट रुपी है जोड़ा मेरा दोनों गुड्स के उत्ते जोड़ा स्पेंड हो रहा वो तो मैनू सेम सैटिस्फैक्शन मिलूगी। ये वास्ते बेटा मैं थोड़ा नीचे लैके जा रही हूँ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी के टेबल ते टेबल नंबर 3 देखो। मान लो देखो बेटा मेरे को 5 रुपये ने, ठीक है। जो मैं पहला रुपया स्पेंड करती हाँ, जे तो मैं मैंगो खरीदती हाँ तो मैंने 12 की यूटिलिटी मिलती है। जे मैं लैनी हाँ मिल्क तो 10 की मिलती है। तो मैं की करूँगी पहला रुपया मैं कितने खर्च करूँगी मैंगोज़ ते, ठीक है। हुण जे मैं दूजा रुपया खर्च करती हूँ, जे तो मैं मैंगोज़ लैनी हाँ तो मैंने 10 की यूटिलिटी मिलती है। तो जे मैं मिल्क खरीदती हाँ तो भी मैंने 10 की मिलती है। तो मैं की करूँगी सैकेंड रुपी स्पेंड करदा मैंगो ते थर्ड स्पेंड करदा मिल्क ते, क्योंकि जे मैं थर्ड रुपी मैंगो ते करूँगी तो 8 की यूटिलिटी जी मैनू है मिलूगी। तो वट आई विल डू, I will spend my second rupee on mangoes and third on milk, or second on milk and third on mangoes, ठीक है। हुण फोर्थ रुपी जे मैं स्पेंड करती हाँ अपना मैंगोज़ के उत्ते, ठीक है तो मैनू 8 की यूटिलिटी मिलती है। तो फिफ्थ स्पेंड करती है मिल्क के उत्ते तो भी 8 की मिलती है। देखो लास्ट रुपी स्पेंड जोड़ा मेरा हुण जिवें चाहे आप इत्थे 3 रुपये के उत्ते लै लो, लास्ट रुपी स्पेंट है जोड़ा मैनू सेम यूटिलिटी मिलती है तीसरे के उत्ते भी तो दूसरे के उत्ते भी 10-10 की मिली ना। जे मेरे को टोटल 5 रुपये ने तो 5वें के उत्ते भी मैनू 8 की यूटिलिटी मिल रही है, तो चौथे के उत्ते भी मैनू 8 की यूटिलिटी मिल रही है। बेटा इत्थे थोड़ा जिहा कैलकुलेट करके देखो, मतलब आप 1 वे होकर चलीए। जे मैं 5 ते 5 रुपये मैंगो ते खर्च कर रही हूँ, इन्होंने सारे टोटल कर लियो 12 + 10 + 8 + 6 + 4, ठीक है। फिर छड्डो मैंगो मैं मिल्क लैनी हाँ, फिर मैं 5 रुपये के नाल मैनू कितनी यूटिलिटी मिलती है 10 + 8 + 6 + 4 + 2, ये भी घट आऊगी, ठीक है। होर की कर सकती हाँ 12 + 10 + 8 + 6, बाकी का 1 रुपया मिल्क ते +10, ये भी घट आऊगी। या कर लूँगी 12 + 10 + 8 फिर 10 + 8, ये सब तो मैक्सीमम आऊगी जो मैं 3 रुपये मैंगोज़ के उत्ते ते 2 रुपये मिल्क के उत्ते स्पेंड कर रही हूँ। वो की हो रहा है लास्ट रुपी स्पेंड ते मैनू सेम मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कंज्यूमर सरप्लस बच्चे मैं तुहानूं दस चुकी हूँ। हुण ये लॉ अप्लाई होने करके असी की करते हाँ प्रोडक्शन ते कंजम्पशन दे विच वक्रियां वक्रियां चीज़ां ने जिहड़ियां वो बाय करना चाहुंदे हाँ, क्योंकि जे असी इक्को ही चीज़ खरीदी जाते हाँ तो की हुंदा है साडी जिहड़ी कंजम्पशन पैटर्न है मोनोटोनस हो जाता है। असी की चाहुंदे हाँ कि असी अलग अलग चीज़ां ने जिहड़ियां वो खरीदते रहिए, ठीक है। सो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है या जिहड़ी इनक्रीजिंग वैरायटी ऑफ गुड्स ने वो की दसदियां ने कि जिहड़ा कंपलैक्स सिस्टम है प्रोडक्शन कंजम्पशन का वो हो जाता है। मतलब
ਡਿਮਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਆਲੋ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਈ ਇਟ ਐਟ ਸੱਚ ਅ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਗੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਸ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਪੂਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਗਿਰ ਜੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਗਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਚ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੈੱਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈੱਨ ਹੈ ਜੀ 15,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15,000 ਦਾ ਪੈੱਨ ਵਰਦ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਦ ਆਫ 15,000। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 15,000 ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਇਨਕਮ। ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ? ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ठीक है, मैं सुन भी सकती हाँ, किसी बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ कि लाइव मैंने ਆਪਣੀ डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, क्रिटिसिज्म की है, कार्डिनल मैजरमेंट पॉसीबल नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनल मैजरमेंट होंगी है जिहड़ी, ठीक है, जे कार्डिनल मैजरमेंट नहीं होगी तो डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी का लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। सैकेंड, मनी की मार्जिन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सटेंट नहीं होंगी, मनी की मार्जिन ऑफ यूटिलिटी है जिहड़ी वो घटदी वधदी रहिंदी है। सैकेंड, हर एक कमोडिटी है जिहड़ी वो इंडिपेंडेंट कमोडिटी नहीं होंगी। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी, हरेक कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी दूजी कमोडिटी तो इफैक्ट होंदी है। कई बार आपां कहने मैं मिठा नहीं खाना, मैं रोटी ज़्यादा खा ली है, मतलब एक दी जिहड़ी यूटिलिटी है दूजे ते डिपेंड करती है। मार्जिन यूटिलिटी नूं हर एक कंडीशन च एस्टीमेट नहीं किया जाता। हुण जिवें उन्हें कहा, कहंदा एक बंदे ने जदों पहला टीवी खरीद लिया या पहला फ्रिज खरीद लिया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसका शौक होंदा, दूजे दे उत्ते वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तीजा लेना ही नहीं चाहूगा। ठीक है ना, सो मार्जिन यूटिलिटी हर एक कंडीशन विच जिहड़ी है वो पॉसीबल नहीं होंदी। लास्ट अनरियलिस्टिक एजम्पशनस ने कि टेस्ट हैबिट कस्टम ये सब चीज़ां कॉन्सटेंट रहिंदियां ने, रादर एक्चुअल लाइफ दे विच ये एवर चेंजिंग होंदियां ने, जिहदे करके ये लॉ नहीं लगूगा। ठीक है बेटा, सो इनू लॉ नू लर्न करना या लिखना तुसी किद्दां है, देखो इत्थों स्टार्ट होंदा है 3.1 तो। ठीक है, मैं मार्किंग भी की हुई है, क्वेश्चन बनूगा व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्रिटिकली भी वर्ड मूरे पा सकता है, क्रिटिकली एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लिखना की है जो मर्जी पूछे वो। पहला आ गया 3.1 आ गया, एक डेफिनेशन लिख लेनी है बेटा, फिर एजम्पशनस आ गई तीजे नंबर पर, चौथे नंबर पर टेबल प्लस डायग्राम आ गई। फिर उस तो बाद जो पूछूगा, जो एक्सैप्शन पूछियाँ चौथे तक तो हमेशा ही लिखना है, तो एक्सैप्शन लिख दो, कॉजेज पूछता है कॉजेज लिख दो, इंपॉर्टेंस पूछता है इंपॉर्टेंस लिख दो, क्रिटिसिज्म पूछता है क्रिटिसिज्म पूछ दो। कई बार नाल लिखता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो तुसी आपली डायग्राम है जी ये नाल बनानी होगी। ठीक है बेटा, काफ़ी अज ज़्यादा काम हो गया अपने को, 2 वीडियोज़ ने काफ़ी लंबिया ने। ठीक है, सो ट्राई टू फिनिश दिस लॉ विद होल हार्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आऊगी फील फ्री टू आस्क इन ग्रुप। टिल देन गुड बाय।